हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल बी लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आज यहाँ पर प्रयागराज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि कल रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा सा हो गया है। तो जब मौसम बदलता है तो जो ढेर सारे हैं वायरस हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये हम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं छोड़ते, पर अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो ये हमें बीमार कर देते हैं। तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप गर्म पानी है, ग्रीन टी है, तुलसी, अजवाइन, अदरक का काढ़ा है, ये सब पी सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इस टाइम अनलॉक खुला हुआ है तो आप बच्चे बाहर भी जाते होंगे। अगर काम है तो ही प्यारे बच्चों आप बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए बाहर। अगर चेहरे पे मास्क पहन लीजिए, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन रखिए, ठीक है। अगर आप सेफ़ हैं तो आपकी फैमिली भी सेफ़ है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो क्लास पर आते हैं। हमारा अध्याय 1 जीव जगत चल रहा है। आज इसका चौथा भाग है, ठीक है। आज इसका 4th पार्ट है। जिन बच्चों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, तभी इनको ये वीडियो क्लास समझ में आएगा, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो क्लास में सजीव क्या हैं, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा था। सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। सजीवों को 2 समूहों में बांटा गया है, जंतु और पादप, ठीक है। जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी विभिन्न प्रकार के जंतु हैं उनको जंतु समूह में रखा गया, और जितने भी विभिन्न प्रकार के पादप हैं, पौधे हैं, उन्हें पादप समूह में रखा गया, ठीक है। तो सजीवों को 2 समूह में बांटा गया, जंतु और पादप, ठीक। विभिन्न प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम जंतु में रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, छोटे बड़े, ठीक है, लंबे और फैले हुए, जितने भी प्रकार के पादप पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें पादप समूह में रखा गया, ठीक। तो आज हम जंतु और पादप, ठीक है, जंतु और पौधों के बीच में क्या अंतर है इसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारी हेडिंग रहेगी जंतु व पादप के मध्य अंतर, ठीक है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जंतु व पादप के मध्य अंतर। हमारे आसपास पाए जाने वाले जो दृश्य जंतु और पादप हैं उनमें तो हम आसानी से भिन्नता कर लेते हैं, मतलब देखकर उनमें भिन्नता कर लेते हैं कि ये जंतु है और ये पादप है, ठीक है। परंतु कुछ सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जंतु ऐसे होते हैं जिनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जंतुओं और पादपों को अलग अलग किया, ठीक है। जो हम देख रहे हैं, मतलब जो हम देख सकते हैं अपने आँखों से, तो हम आराम से देख सकते हैं कि ये जंतु है, ठीक है, ये पादप है। क्योंकि जंतु हैं वो गमन करते हैं, पर पादप क्या होते हैं, वो जड़ की सहायता से एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। उनमें जो गति होती है वो हवा चलती है तो उसके अनुसार गति करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य की किरणों के हिसाब से गति करते हैं, ठीक। तो हम आराम से देख लेते हैं। पर जो सूक्ष्म पौधे होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, उनके बीच अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने विशिष्ट लक्षण बताए कि जंतुओं के ये लक्षण है, पादपों के ये लक्षण है, उनके आधार पर इन्हें अलग अलग आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। पर ऐसे कुछ जीवधारी ऐसे भी हैं जिनमें जंतु तथा पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे हमारा यूग्लिना है, ठीक। तो चलिए हम अंतर देखते हैं। तो इसमें हमारी पहली हम देखेंगे शारीरिक संगठन, इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर देखेंगे
शारीरिक संगठन के आधार पर देखेंगे इनमें अंतर। ये शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शारीरिक संगठन के आधार पर जंतु का देखेंगे। पहले हम शारीरिक संगठन के आधार पर जंतु का देखेंगे। जंतु का जो शरीर होता है, ठीक है, जंतु का जो शारीरिक संगठन होता है वो जटिल होता है। हमारे शरीर में, जंतु के शरीर में अनेक अंग तंत्र होते हैं, ठीक है, जो कई प्रकार के कार्यों को, अलग अलग कई प्रकार के कार्यों को करते हैं, ठीक है। जो जंतु का शरीर होता है वो जटिल होता है, ठीक है। कई प्रकार के अंग होते हैं जो अलग अलग कार्यों को करते हैं, ठीक है। तो पादप का देखेंगे। पहले हम समझ लेंगे फिर लिखेंगे। पादप का जो शरीर है, ठीक है, वो जो पादप का शारीरिक संगठन है वो सरल होता है। इनमें केवल, ठीक है, 4 अंग, जड़, तना, पत्ती एवं फूल उपस्थित होते हैं, ठीक। पादप में का जो शारीरिक संगठन है वो सरल होता है। इनमें केवल 4 प्रकार के अंग, जड़, तना, पत्ती एवं फूल उपस्थित होते हैं। वहीं पर जंतुओं का जो शारीरिक संगठन है वो जटिल होता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, पहले में जंतु में लिखेंगे। जंतुओं का शारीरिक संगठन जटिल होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ठीक है, करने के लिए कई प्रकार के अंग होते हैं, ठीक। अब हम पादप में लिखेंगे। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जंतुओं का शारीरिक संगठन जटिल होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कई प्रकार के अंग होते हैं। पादप में लिखेंगे हम। पादप में पादपों का शारीरिक संगठन सरल होता है। इनमें केवल 4 अंग, जड़, तना, पत्ती एवं फूल उपस्थित होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ मैडम। ठीक है। जंतुओं का शारीरिक संगठन जटिल होता है, ठीक है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए कई प्रकार के अंग होते हैं, जैसे देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह, ठीक है। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग हैं, ठीक। वहीं पर पादपों का जो शारीरिक संगठन है वो सरल होता है। इनमें केवल 4 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती एवं फूल, ठीक है। अब हम वृद्धि के आधार पर इन जंतुओं और पादपों के बीच में अंतर देखेंगे। वृद्धि
जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। ठीक है, कुछ विशिष्ट स्थानों पर कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में चोट लग गई तो वहाँ पर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, कोशिकाओं में विभाजन होता है और हमारा घाव जल्दी भर जाता है। पर जो हमारी हाइट है, जो हमारा हाइट है वो एक आयु तक, मतलब एक सीमा तक जाकर कहते हैं वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि एक सीमा तक ही हमारी कोशिकाओं में विभाजन होता है और मतलब उसमें वृद्धि होती है। वहीं पादपों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि, उनकी मोटाई में वृद्धि, ये सब हम जीवन पर्यंत होती रहती है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे पहले वृद्धि जंतुओं में। जंतुओं में लिखेंगे जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, कुछ विशिष्ट ऊतकों में वृद्धि होती रहती है। और वृद्धि कैसे होती है? कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर कुछ विशिष्ट ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि होती रहती है। ठीक है, पादप में लिखेंगे पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पादपों में वृद्धि मृत्यु के कुछ समय पहले तक होती रहती है। ठीक, तीसरा हम देखेंगे, ये हमारा सेकंड था। तीसरा अंतर हम देखेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल के आधार पर। कोशिका भित्ति, ठीक, सेल वॉल, कोशिका भित्ति के आधार पर। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु युगलीना, ठीक है, जिसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसमें पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसमें पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे पहले हम जंतु का देख लेंगे। जंतु में इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, परंतु युगलीना में पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, युगलीना में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पर पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है। युगलीना जिसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है,
पादप में लिखेंगे पादप, पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये सेलुलोज की, और ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक। अगली हेडिंग, अगला हम चौथा पॉइंट देखेंगे किसके आधार पर, पर्णहरिम, क्लोरोफिल के आधार पर। पर्णहरिम क्लोरोफिल। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम पर्णहरिम, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है, कि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, ठीक, क्योंकि क्लोरोफिल की सहायता से सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो पर्णहरिम सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके द्वारा वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो जंतु में हम लिखेंगे, इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, ये भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, पौधों पर, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है, ठीक है। पादप में लिखेंगे हम, पादप में, ठीक है। पादपों में पर्णहरिम पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हरे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। कुछ पादप होते हैं जैसे कवक हो गया, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। पादपों में पर्णहरिम पाया जाता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, जैसे कवक, ठीक, जिसकी सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है।
इन तीनों की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, 5 पॉइंट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण इंग्लिश में इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक, सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? पादपों में। ठीक है, तो लिखेंगे जंतु में, पहले लिखेंगे जंतु में यह क्रिया नहीं होती। ठीक है, जंतुओं में यह क्रिया नहीं होती है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पौधों में। ठीक, तो पादपों में लिखेंगे, पादपों में लिखेंगे इस क्रिया में हरे पौधे वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इस क्रिया में हरे पौधे पृथ्वी से जल, ठीक है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं होती क्योंकि उनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में होती है। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा गति। ठीक है, मूवमेंट। गति, मूवमेंट के आधार पर हम देखेंगे जंतुओं और पादपों में अंतर। ठीक, मूवमेंट, जंतु हैं वो आसानी से गति कर सकते हैं। ठीक, पर पादप, अधिकतर पादप क्या रहते हैं? वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, परंतु उनका कुछ भाग जैसे तना, जड़, ठीक, आवश्यकता के अनुसार इधर उधर मुड़ सकता है, घूम सकता है। जैसे जब हवा चलती है तो आप देखते हैं पौधों का जो कहते हैं, ठीक है, जो पौधों का जो भाग है, तना जहाँ पत्तियाँ लगी रहती हैं, वो जिधर हवा चलती उसी हिसाब से वो झुक जाता है। ठीक है, तो पौधों में इसी प्रकार की, वो चलेंगे नहीं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, पर पौधों में इसी प्रकार की गति होती है। वो हवा के, जिधर हवा का रुख होता है वो उधर ही उनका भाग झुक जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार मुड़ जाता है। ठीक, तो गति में लिखेंगे, जंतु में लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे सभी जंतु आसानी से गमन कर
सकते हैं। ठीक है, पादप में लिखेंगे, पादप में लिखेंगे अधिकतर पादप, अधिकतर पादप स्थिर ही रहते हैं, स्थिर ही रहते हैं। ठीक है, किंतु कुछ भाग, किंतु कुछ भाग, ठीक, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, इनकी पत्तियां हो गई, जड़ तना पत्ती आदि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार इधर उधर, इधर उधर मुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक। 7 पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट का संचय, मतलब भोजन का संचय इसमें किस प्रकार होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संचय, ठीक है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संचय, ठीक है। तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड यानी स्टार्च के रूप में होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जंतु में, पहले लिखेंगे हम जंतु में लिखेंगे इनमें, इनमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, रूप में होता है। पादप में लिखेंगे इनमें कार्बोहाइड्रेट का संचय, इनमें कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड, ठीक है, यानी स्टार्च, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, पादपों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, 8वां पॉइंट हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के आधार पर जंतुओं और पादपों में अंतर। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के आधार पर, ठीक है, जंतुओं और पादपों में अंतर। ठीक, ठीक है, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए पूरा एक सुदृढ़ तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए पूरा एक सुदृढ़ तंत्र, पूरा हमारा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पर पादपों में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो उनकी छाल है। ठीक है, उनकी जो पुरानी छाल हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, वो अपने आप गिर जाती है। ठीक है, सूखे पत्ते, ठीक है, सूखे पत्ते उन पेड़ पादपों के से, उस पादपों से गिर जाते हैं, तो उस प्रकार से इनका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो पादपों में जो उत्सर्जन होता है वो पादपों की छाल है, सूखी पत्तियों के गिर जाने के रूप में होता है। उनमें कोई सुदृढ़ तंत्र, उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे जंतु में, जंतु में
जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए सुदृढ़ तंत्र पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। ठीक है। पादप में इनमें उत्सर्जन पादपों की छाल या जीर्ण पत्तियों के गिरने पर होता है। जंतुओं में राजधानी नहीं पाई जाती, पर पादपों में राजधानी पाई जाती है। ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के रस का स्राव करती हैं। ठीक है। तो जंतुओं में लिखेंगे, जंतु में जंतुओं में राजधानी नहीं पाई जाती, जंतुओं में राजधानी नहीं पाई जाती है। ठीक है। वैक्यूल। ठीक। जंतुओं में राजधानी नहीं पाई जाती, इसमें लिखेंगे पादपों में राजधानी पाई जाती है। पादपों में राजधानी पाई जाती है। ठीक है। आपका ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। जंतुओं और पादपों के बीच हमने अंतर देखा। ठीक है, कि जंतुओं में कौन से लक्षण पाए जाते हैं और पादपों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम जंतुओं और पादपों के बीच अंतर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज की हेडिंग में जो कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी बच्चों। तब तक कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।